देखो अकाउंट्स का हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अकाउंट सब्जेक्ट पूरा नया है। ठीक है, इसमें अपना टर्मिनोलॉजी है, हर वर्ड का एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग होगा। देखो कोई भी वर्ड का एक जनरल मीनिंग होता है, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग होता है, बट जब हम लोग कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, चाहे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहां पर उस वर्ड का क्या मतलब होता है वो हम लोग को अलग से डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर में जो कुछ यूज होने वाले बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि सारा टर्म्स एक ही दिन में आज हम लोग पढ़ लेने वाले, कुछ बेसिक टर्म्स का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर जैसे जैसे अकाउंट्स में और आगे बढ़ेंगे, नए नए चैप्टर्स और पढ़ेंगे, तो वहां पर और नए नए टर्म्स हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो अभी कुछ शुरुआत कर सकते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स से। ठीक है, तो चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या इसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ऑब्वियसली हम लोग अकाउंटिंग तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस का ही करते हैं ना, अपने बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन है, मतलब गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, तो जो भी हमारे बिजनेस के अंदर में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन्हीं का तो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, उसी को तो हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला मतलब इसी का समझो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्योंकि ट्रांजेक्शन अगर फाइनेंशियल नेचर का है ही नहीं तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। तो हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में कोई भी लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। ऑब्वियसली दो लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा होगा वो क्या ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा, किसके बदले, मनी के बदले। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में भी एक ट्रांजेक्शन ही हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर कोचिंग में आ रहे हो हमसे सर्विस लेने के लिए, और हमको क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो, तो हम तुम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में तुम हमको पेमेंट कर रहे हो, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तुम मार्केट जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो तुम्हारे और दुकानदार के बीच में क्या होता है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी सामान खरीदते हैं एक हाथ और एक हाथ हम लोग उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो दो लोगों के बीच में होने वाला कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, जहां पर क्या इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इट ऑलवेज अफेक्ट द, ये क्या अफेक्ट करता है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस होता है, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो वो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, उससे हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि ये बात धीरे धीरे समझ में आएगा, कुछ बात देखो हर चीज एक बार में पूरा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो याद कर सकते हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन से क्या अफेक्ट होता है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ऑब्वियसली अकाउंटिंग वही तो कर ही रहे हैं हम लोग, जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे उन्हें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई एग्जांपल दे सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट का, जर्नल। सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन को किस डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल, फिर वहां से उसका पोस्टिंग करते हैं दूसरे डायरी में जिसको क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो बिजनेस से कुछ जा भी रहा होगा, तो हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होता है, एक को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, एक को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंट्स में ये होता है डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होगा, एक को हम लोग डेबिट करेंगे, एक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, अच्छा, जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस होंगे, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे, या तो वो कैश बेसिस पर भी हो सकते हैं या तो क्रेडिट बेसिस पर भी हो सकते हैं। कैश बेसिस बोलने का मतलब क्या, जहां पर पेमेंट इमीडिएटली होगा, अगर हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसा उसको अभी पे करेंगे। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होता है उधार, मतलब कि किसी से सामान तो आज लिए, सर्विस तो आज लिए, बट हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि पेमेंट कब करेंगे, बाद में कर देंगे। तो दो तरह से हो सकता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, चाहे तो पेमेंट इंस्टेंटली हो रहा होगा तो वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा, बट एक पार्टी अगर प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को, भैया पेमेंट आपका कब करेंगे, बाद में करेंगे, तो अगर किसी से जान पहचान है तो हो सकता है वो तुमको क्या दे सके, क्रेडिट दे सके। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। कैश ट्रांजेक्शन में मनी इज पेड या रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी तुरंत सेटलमेंट होगा, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पेमेंट इज प्रोमिस टू बी मेड लेटर, यहां पर हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि भैया आपका पैसा कब दे देंगे, बाद में दे देंगे। बट ये दोनों ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में, ये दोनों ही क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है किस चीज का, बिजनेस ट्रांजेक्शन का, एक बार पढ़ना। हाँ, एग्जाम्पल पढ़ना बिजनेस ट्रांजेक्शन का। पहला, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस या इनकम रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ चार एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या चार ही ट्रांजेक्शन होता होगा क्या बिजनेस में, नहीं, बिजनेस में तो न्यूमरस ट्रांजेक्शन हो सकता है। ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल है। हर एक बिजनेसमैन जनरली क्या करता है, गुड्स खरीदता है, गुड्स को बेचता है, कोई खर्चों का पेमेंट कर रहा है, जैसे कि अपने स्टाफ को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, या कुछ इनकम कमा रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं, जैसे कहीं से इंटरेस्ट रिसीव किए, कुछ कमीशन रिसीव किए। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व होगा। माल खरीदे, कितने का खरीदे, माल बेचे, कितने का
बेचे, खर्चे का पेमेंट किए तो कितना पेमेंट किए, इनकम रिसीव किए कितना रिसीव किए, हर ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व होगा, इसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, अब एक चीज और बता देते हैं सर, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, क्या अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस का ही होता है? बिजनेस का मतलब जहां प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई काम किया जाता है। अगर कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो क्या उसका अकाउंटिंग नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहां पर भी तो मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा हो, अकाउंटिंग हर जगह किया जाता है। मतलब जहां भी मनी इन्वॉल्व है, पैसों का लेन देन है, वहां पर हमें इसका हिसाब रखना पड़ेगा। हालांकि तुम लोग को 11th-12th में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग नहीं करना है। कुछ साल पहले ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर होता था क्लास 11th-12th में, अब वो भी हट गया है। तो तुम लोग को सिर्फ किसका बात करना है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, उनका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। बट अकाउंटिंग तो सबको ही करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा हो या सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो। जैसे कोई एनजीओ है, एनजीओ समझ रहे हो, एनजीओ, तो क्या एनजीओ में अकाउंटिंग नहीं होता होगा? होता होगा। एनजीओ में लोग डोनेशन दे रहे हैं, फिर एनजीओ जिस पर्पस के लिए बनाया गया, उस पर्पस के लिए उस पैसे को क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। तो हिसाब तो वहां भी रखना पड़ेगा ना, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई भी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी इवेंट जहां पर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उस ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। A non-financial transaction is an event or activity that cannot be measured in terms of money and therefore it is not recorded in the books of account। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग अकाउंटिंग सिर्फ किसका करते हैं? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का करते हैं, ना कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। कुछ इवेंट है और रीजन भी हम लिख दिए व्हाई इट इज अ नॉन फाइनेंशियल। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, मान लीजिए आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक नए बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ है, यहाँ अभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। क्या हम उसको कोई सैलरी पेमेंट किए? नहीं। वो सर्विस परफॉर्म करेगा, फिर 1 महीने के बाद जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हम उसको पेमेंट करेंगे। तो अभी हमारे बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अभी हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, नो मनी इन्वॉल्व येट, अभी यहाँ पर कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सैलरी नॉट पेड एट दिस पॉइंट, इसलिए कैसा ट्रांजेक्शन है? नॉन फाइनेंशियल है। तो क्या ये अभी रिकॉर्ड होगा? नहीं। और एग्जांपल, सबमिशन ऑफ अ टेंडर, मान लीजिए तुम टेंडर सबमिट किए, कोई टेंडर निकला होगा, जैसे गवर्नमेंट का टेंडर निकलते रहता है रोड बनाने का या कुछ भी है, तो तुम टेंडर सबमिट किए, क्या तुमको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दी है? नहीं। तो बस तुम तो अभी प्रपोजल अपना जमा किए हो, गवर्नमेंट उसको देखेगी, पास करेगी, फिर तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर तुमको पेमेंट मिलेगा, तब तो ट्रांजेक्शन होगा। अभी तो तुम अपना सिर्फ क्या रखे हो? प्रपोजल रखे हो। सबमिशन ऑफ अ टेंडर, प्रपोजल सेंट, नो ट्रांजेक्शन ऑकर्ड येट, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और एग्जांपल, रिसीव्ड कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, जैसे मान लीजिए मेरे को रॉ मेटेरियल खरीदना था, तो हम 4 सप्लायर को फोन लगाए और उससे कोटेशन मंगाए। कोटेशन मतलब प्राइस लिस्ट, कि भैया आप हमें ये माल कितने रुपए में दीजिएगा। तो अलग अलग सप्लायर से मेरे पास कोटेशन आया, क्या हम उसको ऑर्डर प्लेस कर दिए है? क्या हम उसको एडवांस पेमेंट कर दिए है? नहीं, सिर्फ अभी प्राइस लिस्ट आया है, तो यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। जस्ट अ प्राइस लिस्ट, नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या मनी। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये है, हम लोग को मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग करने का मन करता है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, उसमें सर्च करते रहते हैं। अब कोई टी शर्ट पसंद आ गया है, तो टी शर्ट को खरीदोगे तब तो ट्रांजेक्शन होगा। हम सिर्फ टी शर्ट को देख रहे हैं, उस टी शर्ट को कार्ट में ऑनलाइन ऐड कर दिए, कार्ट समझते हो ना, वहाँ कार्ट में ऐड कर दिए, बट पेमेंट अभी तक नहीं की, तो क्या ट्रांजेक्शन हो गया? नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन कार्ट में सामान ऐड कर लेने से ट्रांजेक्शन नहीं होगा जब तक तुम उसका पेमेंट नहीं करोगे। कस्टमर एडेड आइटम टू ऑनलाइन कार्ट, नो ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस थोड़े की हो, नो पेमेंट, सो नॉट अ सेल, बताइए कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब तो क्लियर हो रहा है समझ में? कोई स्टूडेंट हमको फोन करके इंक्वायरी किया, सर अपना बैच के बारे में डिटेल बताइए, फीस कितना है, क्या टाइमिंग है, बट वो ट्यूशन पढ़ने नहीं आया, तो क्या ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बढ़ सकता है आगे? तो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, हमें अकाउंटिंग किसका करना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब वो ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बढ़े आगे? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में। आसान भाषा में एक डायरी कह लो, एक कॉपी कह लो, बट अकाउंट्स के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। द बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। एग्जांपल, यही तो बनाना सीखोगे अकाउंट्स में, जर्नल बनाना सीखोगे, लेजर बनाना सीखोगे, कैश बुक बनाना सीखोगे, और भी होता है, खाली इतना ही नहीं होता, जर्नल है, लेजर है। ये कैश बुक जर्नल का एग्जांपल है, जर्नल भी अलग अलग स्पेशल टाइप का होता है। कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, बहुत सारे अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलो
प्रोप्राइटर, अच्छा अभी तो बेसिक बेसिक वर्ड आ रहा है, बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड आ रहा है, ठीक है। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, ऑनर ऑफ द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली कोई तो उसका मालिक होगा ना, कोई लावारिस तो नहीं होगा ना। हाँ, तो कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस का कोई तो कोई मालिक होगा। तो मालिक कौन होता है? मालिक वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है और बिजनेस का सारा रिस्क उठाता है। प्रोप्राइटर, अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। वो बंदा जो बिजनेस में पैसा लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, एंड बियर, ऑब्वियसली रिस्क भी तो उसी को होगा, एंड बियर ऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। तो ये तो बहुत आसान आसान वर्ड है, ये सब तो एग्जाम में पूछने लायक भी नहीं है कि डिफाइन करो प्रोप्राइटर, ये तो हर स्टूडेंट लिख देगा एक लाइन में, ऑनर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर का सिंपल मतलब ऑनर ऑफ द बिजनेस। अच्छा और लिखोगे तो दो चार बात और लिख देना, ऑनर, और वो बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और सारा रिस्क भी किसका होता है? ऑनर का ही होता है। कल को दिन कुछ भी नुकसान होगा या बिजनेस में कोई भी डिजास्टर आएगा, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जो भी तुमको लॉस होगा वो किसका होगा? ऑनर का ही होगा। बढ़े आगे चलो, ऑनर बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। मेहनत तो करता ही है बट पैसा भी तो लगाता है, ठीक है। तो ऑनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे कैश के फॉर्म में हो या कुछ सामान बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, या कैश या काइंड, जो भी अपने बिजनेस में तुम इन्वेस्ट किए उसी को क्या बोलोगे? कैपिटल, मतलब पूंजी। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर इन द बिजनेस। अच्छा, प्रोप्राइटर पार्टनर क्या है? अगर किसी का खुद का अकेले का बिजनेस होता है, मतलब एक ही मालिक होता है, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस, तो उसके ऑनर को हम लोग प्रोप्राइटर वर्ड बोलते हैं। अगर चार दोस्त मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहां पर हर एक ऑनर को पार्टनर के नाम से जाना जाता है, पार्टनर बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी चाहे प्रोप्राइटर कह लो चाहे पार्टनर कह लो, वो लोग अपने बिजनेस में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ, तुम जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे ये किस फॉर्म में होगा? या तो कुछ कैश लगाओगे, मतलब 10 लाख रुपया बिजनेस में डाले, अब उस 10 लाख रुपए से जो खरीदना होगा खरीदाएगा, या तो तुम डायरेक्टली बिजनेस में क्या डाल दिए? गुड्स। अच्छा, आगे ये भी डिस्कस करना ही है गुड्स और एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो तुम बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किए, चाहे कैश में इन्वेस्टमेंट किए, चाहे गुड्स या एसेट अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए, वो टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। गुड्स और एसेट्स क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। तो ये तुमको याद रखना, इसमें समझाने वाला कुछ बात नहीं है। कैपिटल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ऑनर्स इक्विटी या नेट वर्थ। ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या? ऑनर का कितना क्लेम है बिजनेस के ऊपर। तो ऑनर बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट किया, एक तरह से ऑनर उतना बिजनेस से क्या करेगा? क्लेम करेगा। तो ऑनर का इक्विटी मतलब ऑनर का कैपिटल। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अच्छा अब यहां पर एक कंसेप्ट का बात होगा समझना। ये है मान लीजिए ऑनर, चाहे तुम इसको प्रोप्राइटर कहो, पार्टनर को, वो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब एक बात बताना, हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब तुम किसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे? ऑनर का पर्सनल या बिजनेस का? बिजनेस का। तो सुनो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम लोग बिजनेस का जब डायरी मेंटेन करेंगे, बिजनेस का जब डायरी मेंटेन करेंगे तो वहां पर भी ये बात लिखा जाएगा कि ऑनर बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है ना, बिजनेस उस कैपिटल को भी किस नजर से देखता है? एक लाइबिलिटी के नजर से देखता है। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, मतलब कि इतना पैसा हमें चुकाना होगा इन फ्यूचर। तो आज ऑनर बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है, ठीक है, बिजनेस उसको क्या मान रहा है? एक लाइबिलिटी मान रहा है। क्यों? कि कल को दिन ये पैसा ऑनर को वापस भी तो करना है। अगर बिजनेस बंद होगा तो सारा पैसा कौन लेगा? ऑनर वापस ले लेगा ना। तो वही है, बिजनेस के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है, बट इसको एक इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है। कैसा? इंटरनल लाइबिलिटी। तो कुछ देर बाद हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो कुछ कुछ वर्ड बार बार नया आते जा रहा है, अब वो आगे क्लियर होते जाएगा कि लाइबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसको बोलते हैं। अभी बस याद रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल कैसा लाइबिलिटी है? एक इंटरनल लाइबिलिटी। मतलब वो पैसा जो हमें ऑनर को रिटर्न करना होता है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, और वो पैसा जो किसी बाहर वालों को, ऑनर के अलावा किसी को चुकाना होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इतना ही होता है, जो पैसा चुकाना है किसको? मालिक को जो पैसा रिटर्न करना है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कैपिटल। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम लोग बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग लोन लेकर के आए, तो ये पैसा भी तो हमको चुकाना होगा। तो ये इंटरनल लाइबिलिटी नहीं कहलाएगा, ये कैसा लाइबिलिटी कहलाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो पढ़ो, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट एंड
डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, मतलब बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। सो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स ऑनर, ठीक है। चलो अच्छा, बिजनेस में मान लीजिए हम लोग कैपिटल लगाए, लेट सपोज करो 10 लाख रुपया, ठीक है। एक साल के बाद हमारे बिजनेस में हमको कुछ प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, तो इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, बिकॉज हम लोग बिजनेस कर ही क्यों रहे, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आज हम धंधे में 10 लाख रुपया लगाए थे, धंधे में कितना कमाई हुआ, 2 लाख रुपए का, तो मेरा कैपिटल 10 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया हो जाएगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन इसका उल्टा अगर लॉस होगा तो मेरा कैपिटल घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम आज तो 10 लाख रुपया लगाए थे, बाद में हम 5 लाख रुपया और लगा दिए, लगा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में एक ही बार पैसा लगाओगे, जब मर्जी तब पैसा लगाओ। तो बिजनेस में तुम बार बार कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल और बढ़ेगा, यानी एडिशनल कैपिटल लगाने से या प्रॉफिट के होने से कैपिटल बढ़ेगा। और घटेगा कब, लॉस हो गया। और एक और होता है, तुम अपने बिजनेस से, दुकान से घर खर्चे के लिए पैसा निकाल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो तुम दुकान से सामान या दुकान से पैसा निकाल ले रहे हो अपने निजी खर्चे के लिए, निजी यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो अगर हर महीना तुम दुकान से अगर 50,000 रुपया निकाल लोगे तो साल भर में तुम कितना निकाल लोगे, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया तुम्हारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल, ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम होगा, लॉस होने से कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है। पढ़ो, कैपिटल इंक्रीजेस किससे, बाई नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल, मतलब और कैपिटल लगा दिए थे, एंड डिक्रीजेस बाई किससे, नेट लॉस इनकर्ड एंड अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अच्छा, यहां पर बात तो कैपिटल का मतलब तो यहीं पर क्लियर हो गया, जो भी पैसा बिजनेस में लगा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बट उससे रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट और हम लोग पढ़ रहे थे कि आगे फिर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, कि प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा तो कैपिटल घट जाता है, ठीक है। कैपिटल का एक फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, इसको छोड़ दो, ये हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसको यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो कैपिटल का मतलब ऑनर बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे कैश में या काइंड में, उसी को बोलते हैं कैपिटल। बट बिजनेस के एंगल से ये कैपिटल क्या है, एक इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद वर्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ऑनर अगर अपने दुकान से चाहे पैसा या पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ कर लेगा, उसी को बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे तुम दुकान से 10,000 रुपया कैश निकाल लिए या 5,000 रुपये का सामान निकाल लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। अब जैसे खुद का राशन का दुकान है जिसका, उसके घर में राशन अपने ही दुकान से आएगा। जिसका खुद का कपड़े का बिजनेस है, घर में बच्चों के कपड़े अपने ही दुकान से आएगा। तो जिसका खुद का बिजनेस है वो अपने दुकान से अपने लिए कुछ सामान निकाल लिया या पैसा निकाल लिया, उसी को बोलते हैं ड्राइंग्स। बट अब एक कंसेप्ट बताना, मान लीजिए तुम अपने दुकान से कुछ सामान लेकर के गए घर, ठीक है। वो सामान वैसे तो मार्केट में उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, बट वो तुम कॉस्ट प्राइस खरीदे कितने में थे, 80। तो तुम दुकान में कोई सामान 80 रुपये का खरीद करके लाए, हालांकि मार्केट में तुम उसको ऐसे 100 रुपये का किसी को बेचते हो, वो सामान तुम अपने अगर घर ले गए तो वो ड्राइंग्स होगा। बट वो ड्राइंग्स का वैल्यू क्या रिकॉर्ड करोगे, 80 या 100, 80, क्योंकि तुम खुद से प्रॉफिट कमाते हो क्या, मतलब हम अपने घर में ले जाकर के किसी को सामान दे रहे हैं उसमें प्रॉफिट कमाएंगे नहीं। तो जो ड्राइंग्स होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो ऐसे कह लो, तुम दुकान से कैश निकाल लिए या कुछ गुड्स का, मतलब कुछ गुड्स विड्रॉ कर लिए, बट उस गुड्स का वैल्यू किस पर मेजर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। पढ़ो, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ गुड्स। अब ये किस पर वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस पर, विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। एकदम सिंपल सिंपल इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई हाईफाई नहीं है। ड्राइंग से क्या घटेगा, कैपिटल। वो तो इसके पहले वाला पॉइंट में भी देख लिए थे, ड्राइंग्स करने से हमारा क्या कम होता है, कैपिटल कम होता है। बड़े आगे, चलो 5 वर्ड अपना हो गया, बेसिक बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, प्रोप्राइटर का मतलब हो गया, कैपिटल का मतलब हो गया, और ड्राइंग्स का मतलब हो गया, ठीक है। अब एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, गुड्स। देखो, एक बिजनेसमैन या तो गुड्स में डील करता है या तो सर्विस में। कोई भी बिजनेसमैन या तो किस में डील करेगा, गुड्स में या तो सर्विस में। तो गुड्स तो समझना ही पड़ेगा, बिना गुड्स को समझे तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो व्हाट डू मीन बाय गुड्स, गुड्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय गुड्स, बोलो, पता तो होगा गुड्स का मतलब। मान लीजिए ये किसी का दुकान है, ठीक है, ये किसी का बिजनेस है, ठीक है। इस दुकान में जितना भी सामान तुमको दिख रहा होगा, ध्यान सुनना, इस दुकान में जितना भी तुमको सामान दिख रहा होगा, या तो वो गुड्स होगा, क्या होगा, गुड्स होगा,
या तो वो एसेट्स होगा और या तो वो एक्सपेंस होगा। देखो ये तीनों वर्ड को समझने में ना सबका हालत खराब हो जाता है, कितना ही पढ़ाओ सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन हम एक लाइन बोलेंगे देखना तुमको तीनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी के भी दुकान में जो भी सामान दिख रहा होगा या तो वो गुड्स होगा, या तो वो एसेट होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा। अगर ये बात समझ गए तो अकाउंट्स में फिर कभी नहीं फंसोगे। सुनो, जो भी सामान रखा हुआ है दुकान में, अगर वो बेचने के लिए लेकर के आया था वो आदमी, कोई भी सामान जो इंसान बेचने के लिए लेकर के आया है, इसका मतलब उसका तो बिजनेस वही चीज के लिए है। तो जो भी सामान इंसान बेचने के लिए लेकर के आया है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। बट उसके दुकान में रखा हुआ क्या हर सामान वो बेचने के लिए लाया होगा? नहीं। तो 50% तो क्लियर हो गया, जो सामान बेचने वाला वो सब क्या है? गुड्स। यानी किसी के दुकान में, राशन के दुकान में चल जाओ, जितना भी आइटम वो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए लाया, वो सब क्या था? गुड्स। गुड्स के अलावा उसके दुकान में पंखा लगा हुआ होगा, और बढ़िया दुकान है तो एसी लगा हुआ होगा, टेबल चेयर कुछ ना होगा बैठने के लिए, पानी पीने के लिए वो वाटर कूलर लगा होगा, कुछ ना कुछ और भी चीज़ होगा। तो अब उसके दुकान में और भी चीज़ होंगे, मान लीजिए वो डायरी में लिखता है तो पेन से लिखता, पेन होगा, डायरी होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो बाकी सामान या तो एसेट होंगे या तो एक्सपेंस होंगे। सब समझ। एसेट किसको बोलते हैं और एक्सपेंस किसको बोलते हैं? डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो ये पानी का बोतल तक भी मेरा ही है, ये एक छोटा सा पेन है ये भी किसका है? मेरा है तो सब मेरा। तो जो मेरा है, मेरा संपत्ति, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। आसान भाषा में, डिक्शनरी लैंग्वेज में, जो भी चीज जो मेरा है, जिसके हम मालिक है, वो हर चीज मेरा क्या होता है? एसेट होता है। बट बिजनेस के अंदर में हर चीज को एसेट नहीं मानते हैं। बिजनेस में, दुकान में तुम्हारे पास हर चीज को एसेट नहीं मानते। अब जैसे मान लीजिए एक दुकानदार के पास ये पेन है जिससे वो डायरी में नोट करता है, ये बेचने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए। बट क्या इसका लाइफ बहुत ज्यादा है? ये पेन कितने दिन चलेगा? 1 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, क्या ये 10 साल चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। तो दुकान में रखे हुए इतने सारे आइटम में जो छोटे मोटे सामान है, जो ज़्यादा समय तक यूज होने वाले नहीं है, जो 1 साल के अंदर अपना दम तोड़ देंगे। क्या? जो 1 साल के अंदर ही अपना दम तोड़ देंगे। मतलब मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है, जिस पीरियड का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हर वो आइटम जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, जिसका बेनिफिट उसी ईयर में मिल जाएगा, तो वो छोटे मोटे सारे आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। बट तुम्हारे पास कुछ आइटम ऐसे भी है जो लंबे समय तक चलने वाले, लंबी रेस का घोड़ा है, तो कुछ आइटम ऐसे भी है जो लंबे समय तक चलेंगे। जैसे दुकान में लगा हुआ पंखा, दुकान में लगा हुआ एसी, मालिक जिस चेयर पर बैठा होगा वो, उसका काउंटर। तो कुछ सामान ऐसे भी होंगे जो लंबे रेस का घोड़ा है, वो सब क्या होता है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता अकाउंट्स। बोलो, दुकान में रखा हुआ हर सामान 3 एंगल से सोचो। बोलो, बेचने के लिए तो गुड्स, लंबी रेस का घोड़ा, जल्दी दम तोड़ देगा, बस ये खेला हो गया, खत्म हो जाएगा। अब बताओ, मेरे दुकान में घड़ी लगा हुआ है, घड़ी है, बढ़िया घड़ी लगाए थे, 5,000 रुपये का घड़ी है। घड़ी भी तो महंगा महंगा आता है। मान लीजिए 5,000 रुपये का घड़ी लगा करके रखे हैं, क्या घड़ी बेचने के लिए है? नहीं। चलो, गुड्स तो नहीं है। अब बताओ, घड़ी लंबी रेस का घोड़ा है? हाँ सर, 3-4 साल 5 साल तो चल ही जाएगा घड़ी। क्या हर 6 महीना में घड़ी चेंज करते हैं? नहीं। घड़ी भी तो चलेगा, तो घड़ी क्या है? बट उस घड़ी का जो बैटरी है वो हर 3 महीने में चेंज करना पड़ता है, वो क्या है? बस इतना ही कंसेप्ट क्लियर रखो। डिफिनेशन उफिनेशन छोड़ो, वो तो बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये बात अगर भेजे में जा रहा है तो अकाउंट्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये आइडेंटिफाई करना कि क्या एक्सपेंस है और क्या एसेट है, ये अगर समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। बड़े आगे, मान लीजिए हम अपने लिए एक बिस्किट का पैकेट खरीद करके ले आए खाने के लिए, तो क्या होगा? उसको एसेट मान ले, अरे मेरा है, मेरा प्रॉपर्टी। अरे तुम्हारा प्रॉपर्टी है, क्या लंबे समय तक चलेगा? नहीं, वो तो तुम आज खा करके खत्म कर दोगे। तो जिस चीज को हम लोग करंट ईयर में खत्म कर देते हैं उनको हम लोग अपना क्या मानते हैं? एक्सपेंस। बट जो लंबे समय तक चलता है उसी को क्या मानते हैं? एसेट्स। अब कुछ एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। बिल्डिंग, मशीन्स, फर्नीचर्स, कंप्यूटर, पंखा, एसी, जमीन, ये सब लंबे समय तक चलने वाला, वो सब क्या है? एसेट। चलो पहले गुड्स का बात करते हैं। गुड्स आर द, वैसे तो सारा कुछ पढ़ ही लिए, अब बस रीड करेंगे। चलो, गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील, जिसमें हम लोग डील करते हैं। सिंपल, जिसमें हम लोग डील करते हैं भैया रेगुलरली। गुड्स कैन बी, परचेज करते हैं किस लिए? रीसेल के लिए, या परचेज करते हैं टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स दैट विल बी सोल्ड। अब देखो, हर दुकानदार एक जैसा नहीं होता है। एक बिजनेसमैन का काम क्या है ना, सिर्फ माल खरीदना और बेचना। बट एक बिजनेसमैन का फैक्ट्री है, वो पहले कुछ रॉ मटेरियल लाता है, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाता है और उसको बेचता है। तो क्या वो जो चीज बेचता है वो एज इट इज खरीदता है? नहीं, उसको बनाने के लिए क्या खरीदता है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इज ऑल्सो गुड्स।
एक मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मेटल क्या है? गुड्स, क्योंकि वही रॉ मेटल जो लाया उसी को तो बना करके आगे वो बेचेगा। यानी जो चीज हम बेचने के लिए लेकर के आते हैं एज इट इज या एज ए रॉ मेटल लेकर के आते हैं ताकि उसको कुछ बना करके हम लोग बेचे, वो मेरे लिए क्या कहलाता है? गुड्स। और डिटेल में समझो। बिजनेस टाइप, फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर डीलर है उनके लिए गुड्स क्या होगा? चेयर, टेबल, सोफा। अच्छा, ये बेचने वाला होगा। वैसे तो उसके दुकान में, एक फर्नीचर डीलर के दुकान में भी कुछ फर्नीचर तो वो होंगे जो बिजनेस में यूज हो रहे होंगे। जैसे जो मालिक है जो जिस चेयर पर बैठता है, क्या वो बेचने के लिए होगा? नहीं, तो वो चेयर बेचने के लिए नहीं है। तो हर चेयर को नहीं बोलना, मतलब चेयर, टेबल, सोफा में जनरली हम लोग उसमें डील करते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट आइटम, स्टेशनरी के शॉप में क्या बिकता है? स्टेशनरी के शॉप में पेन, नोटबुक, फाइल, यही सब बिकता है, तो उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। और बोलो। एक बेकरी है, बेकरी के लिए क्या है? बेकरी क्या खरीद करके लाता है मार्केट से? फ्लोर। फ्लोर मतलब मैदा, शुगर, उससे क्या बनाता है? ब्रेड, केक। तो ये जिसमें डील करता है ये हर आइटम उसके लिए क्या है? गुड्स। ज्वेलरी के शॉप में क्या बिकता है? गोल्ड रिंग्स, ईयरिंग्स, नेकलेस। अब तुम बोलोगे सर समझ गए, अब तो कितना ही हम 10 एग्जांपल लिख दे दुकान का नाम और आइटम तो तुम समझ ही रहे हो, और लिख लो फिर। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर किस में डील करता है? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, ये सब उसके लिए क्या है? गुड्स। अच्छा, हम किस में डील करते हैं? सर आप तो गुड्स में डील नहीं करते हो, हम किस में डील करते हैं? सर्विस में। तो मेरा तो कंसेप्ट ही अलग है, हम तो गुड्स में नहीं डील करते, हम किस में डील करते हैं? सर्विस में। ठीक है। अब एक कमाल का बात, क्या एक चीज जो एक किसी के लिए गुड्स है, क्या वो सबके लिए गुड्स होता है? नहीं सर, आप उसको बेचने के लिए रखे हो, आपके लिए वो क्या है? गुड्स। बट सामने वाला जो लेकर के जा रहा है, हो सकता है वो उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा होगा, अपने बिजनेस के यूज करने के लिए खरीदा होगा। तो या तो वो एसेट होगा या तो एक्सपेंस होगा, वो उसके लिए गुड्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मीन सेम आइटम कैन बी गुड्स फॉर वन पर्सन बट एसेट और एक्सपेंस फॉर अनदर पर्सन। यानी एक आइटम जो मेरे लिए गुड्स है वो तुम्हारे लिए शायद एसेट हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, पढ़ो। द सेम आइटम कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, चेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। चेयर, अगर कोई फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए क्या है? गुड्स। बट वही चेयर हम अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं, तो हम उसको बेचने के लिए लाए हैं? नहीं। अच्छा, चेयर अब क्या बनेगा? एसेट की एक्सपेंस डिपेंड करता है। चेयर लंबी रेस का घोड़ा है, चेयर तो यार 1 साल से तो ज्यादा चलेगा ही, तो हम उसको क्या मान रहे हैं? एसेट। नेक्स्ट आइटम, पेन। जो स्टेशनरी का शॉप है वो तो बेचता है, तो उसके लिए क्या है? गुड्स। बट वही पेन हम अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, नोट करने के लिए, तो पेन क्या लंबी रेस का घोड़ा है? नहीं सर, पेन तो 2, 4, 5, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो पेन को क्या मानेंगे? झमेला खत्म हो गया नहीं एसेट एक्सपेंस का। आगे बोलो। लैपटॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है लैपटॉप को बेचता है, उसके लिए क्या है? गुड्स। बट वही लैपटॉप हम अपने कोचिंग सेंटर में यूज कर रहे हैं नोट्स वगैरह, पीपीटी वगैरह बनाने के लिए, तो हम तो बेचने के लिए नहीं लाए, यूज करने के लिए लाए। लैपटॉप लंबी रेस का घोड़ा है, चलेगा ना 5 साल, तो क्या हो गया? एसेट है। बढ़े आगे। गुड्स क्लियर हो गया? पता, गुड्स का डिफिनेशन एक लाइन में, आइटम्स, सिंपल, आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। अब इसका पूरा हम लोग R&D कर चुके, कैसे कैसे क्या गुड्स होता है, क्या एसेट होता है, क्या एक्सपेंस होता है। चलो, अब यहाँ पर 4 वर्ड तुम्हारे सामने है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और ये सेल्स रिटर्न। ये चारों आइटम गुड्स से रिलेटेड है। मतलब कि जब भी हम लोग अपने दुकान में गुड्स खरीद करके लाएंगे तो डायरी में परचेज लिखेंगे, जब भी अपने दुकान से गुड्स बेचेंगे तो डायरी में सेल्स लिखेंगे, जब भी हम लोग अपने दुकान में कोई गुड्स खरीद करके तो लाए थे बट वो खराब निकल गया, डिफेक्टिव है या गलत माल आ गया, उसको वापस भेज देंगे तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। और जब भी हम लोग किसी को माल बेचे थे और वो कस्टमर मेरे को माल रिटर्न करके जा रहा है क्योंकि खराब माल था, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। यानी एक बिजनेसमैन जब भी गुड्स का एंट्री करेगा, ध्यान दो इधर, एक बिजनेसमैन जब भी अपने बिजनेस में गुड्स में डील करेगा, गुड्स को खरीदेगा, बेचेगा या रिटर्न करेगा, तो अपने डायरी में उसको किस नाम से लिखेगा? ये 4 वर्ड से। गुड्स वर्ड का ही नहीं लिखेंगे, परचेज किए तो सिर्फ परचेज वर्ड लिख देंगे, आगे लिखने का जरूरत नहीं है कि क्या खरीदे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बेसिक टर्म्स में ही सीख लिए कि परचेज वर्ड इज यूज ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो एक्सप्लेन नहीं करना है कि परचेज ऑफ गुड्स, सिंपल। एक यानी राशन का दुकान है, एक राशन वाला अपने दुकान में राशन लाया है बेचने के लिए 10 लाख रुपए का माल, तो उसको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है परचेज अकाउंट 10 लाख, परचेज अकाउंट 10 लाख। अगर वो दुकान से माल बेचेगा तो क्या बेचेगा डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ सेल्स लिखना है और अमाउंट लिख देना है। यानी कि 4 वर्ड, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसका नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में डिक्शनरी मीनिंग तो होता है खरीदना और बेचना, बट अकाउंट्स में परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में यूज होगा? गुड्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो बताओ, हम अपने दुकान में गुड्स के अलावा अगर कुछ पंखा खरीद करके लाए, एसी खरीद करके लाए, बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, तो क्या उसके लिए परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वर्ड लिखेंगे? नहीं। तो सर फिर क्या लिखेंगे? तब हम लोग डायरी में सीधे अगर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे,
मशीन खरीदे तो मशीन का अकाउंट बनाएंगे, परचेज सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो आइटम खरीदे उस आइटम का नाम में प्लस और माइनस करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है, यानी हम डायरी में हम जो भाषा लिखने जा रहे हैं ना वही तुमको हम सिखा रहे हैं। हम लोग डायरी में क्या लिखने वाले हैं, हम लोग खरीदे तो क्या खरीदे, दुकान के लिए माल खरीद करके लाए हो तो परचेज वर्ड यूज होगा, माल के अलावा अगर कोई आइटम खरीद करके लाए हो बिजनेस में यूज करने के लिए तो उस आइटम का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, पढ़ो परचेज। परचेज मीन्स परचेज ऑफ, अच्छा जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तो रॉ मटेरियल पहले लेकर के आता है ना, उसी से तो वो गुड्स बनाता है। ठीक है, तो परचेज का मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड या और परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। जो ट्रेडर होता है वो तो डायरेक्टली माल खरीदता है बेचने के लिए, तो गुड्स खरीदना बेचने के लिए या कुछ रॉ मटेरियल खरीद करके लाना ताकि माल बना के बेचेंगे। द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। हाँ, ये तो हम लोग पहले ही बिजनेस ट्रांजेक्शन में समझ लिए थे कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कैश बेसिस पर भी हो सकता है या तो क्रेडिट बेसिस में भी हो सकता है। तो हम लोग माल कहीं से नगद भी खरीद सकते हैं या तो किसी से उधार में भी खरीद सकते हैं। तो परचेज कैन बी कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। बट ये परचेज सिर्फ किसका होगा, गुड्स का। किसका, गुड्स का। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। हम लोग गुड्स खरीदे तो थे बट वो डिफेक्टिव निकल गया या गलत माल आ गया तो रिटर्न कर दो। गुड्स परचेज में भी return to the seller for any reason, say they are defective, and goods or return is known as purchase return। और अच्छा एक और नाम याद रखना, return outward। outward मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, मेरे बिजनेस से वापस जा रहा है, मतलब माल आया था खराब निकल गया भैया वापस ले जाओ, तो परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स माल बेचना, सेल्स का मतलब माल बेचना, मतलब सेल का मतलब समझो ये मोबाइल फोन अगर हम तुमको बेच रहे हैं तो इस मोबाइल फोन के पहले हम मालिक थे, अब तुम मालिक बन जाओगे। तो सेल का एक जनरल मीनिंग भी है, मतलब ऑनरशिप को ट्रांसफर करना, मतलब ये माल पहले मेरा था अब किसका हो गया, तुम्हारा हो गया। बट यहाँ पर भी सेल वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए हो रहा है, मतलब हम अपने दुकान से क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स या सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, एंड द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। तो सर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप अपने दुकान से गुड्स नहीं बेचे, दुकान में और कुछ आइटम जो था जो आप यूज़ कर रहे थे उसको बेच दिए, जैसे पंखा पुराना हो गया मेरे कोचिंग सेंटर में तो हम पंखा बेच दिए, तो पंखा जो बेचे उसके लिए हम लोग सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पंखा का अलग से अकाउंट बना होगा तो उसी में प्लस और माइनस होगा। यानी गुड्स के अलावा जो आइटम होंगे उसमें अगर प्लस और माइनस होगा तो उसके अकाउंट बना करके प्लस और माइनस करेंगे। बट गुड्स का रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या होता है, माल बेचे थे लौट करके मेरे पास वापस आ गया। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द कस्टमर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। इसका एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरे बिजनेस में वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड। बोलो यहां तक क्लियर है। 10 आइटम हुआ, 10 आइटम में क्या क्या हो गया बोलो, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लियर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्लियर, प्रोप्राइटर का मतलब हो गया, कैपिटल का मतलब हो गया, ड्राइंग्स का मतलब हो गया, गुड्स का मतलब हो गया, ठीक है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हो गया। अच्छा, तुम्हारे दुकान में एट अ टाइम जितना भी गुड्स रहता है ना, तुम्हारे दुकान में गुड्स तो होगा, हर दुकानदार के पास कुछ ना गुड्स तो होगा, तो जितना भी गुड्स दुकान में बच जाता है, जितना भी गुड्स दुकान में बचा हुआ रहता है, अनसोल्ड मतलब बिका नहीं है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। मतलब इतना गुड्स हमारे पास है, स्टॉक मतलब इतने रुपए का हमारे पास क्या है, स्टॉक है। तो जितना भी गुड्स मेरे दुकान में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे हम लोग एक एक साल का अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए ईयर हो गया मेरा, ठीक है, तो ईयर का जो शुरुआत है, तो शुरुआत में दुकान में जितना भी माल होगा उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर साल भर ट्रांजेक्शन होगा, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, चलते रहेगा। ईयर इन पर जितना भी माल बच जाएगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो साल के बिगिनिंग में जितना भी गुड्स तुम्हारे दुकान में उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एंड साल के एंड में जितना भी गुड्स तुम्हारे दुकान में उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एंड व्हाट इज स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स अभी तक बिका नहीं है उसको बोलते हैं क्लोजिंग, उसको बोलते हैं स्टॉक। बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक, एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक। पढ़ो स्टॉक। स्टॉक या उसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। पढ़ो, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग। अच्छा अभी तक बिका नहीं, मतलब खरीदे तो थे बेचने के लिए बट अभी तक वो बिका नहीं, मतलब गुड्स के बारे में बात हो रहा है, जो आइटम खरीदे थे बेचने के लिए गुड्स वो अभी तक बिका नहीं है, मतलब अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। द स्टॉक में बी ऑफ टू टाइप्स, एंड में होता है तो क्लोजिंग स्टॉक और बिगिनिंग में होता है तो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक
इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब साल के शुरुआत में जितना भी माल हमारे पास है। क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बढ़े आगे, ज्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहे ना, ठीक है ना, स्पीड ये सब सिंपल सिंपल था इसलिए फटाफट बोल दे रहे हैं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेटर। देखो डेटर और क्रेडिटर ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब कुछ कस्टमर मेरे होंगे, यहाँ कस्टमर हो गए जो हमसे माल लेकर के जाते हैं, और हम लोग अपने दुकान में से दुकान के लिए जो माल लाते हैं उसको हम लोग जनरल क्या बोलते हैं, सप्लायर। नॉर्मल तो ये वर्ड है सप्लायर और कस्टमर, है ना, सप्लायर और कस्टमर। बट अकाउंट्स में क्या होता है, ये जो सप्लायर, कुछ सप्लायर तो हमको माल किस बेसिस पर देते होंगे, कैश बेसिस पर। लेकिन कुछ सप्लायर अच्छे हैं जिनसे जान पहचान बन गया, रिश्ता बन गया, वो कभी कभी हम लोग को उधार में भी माल दे देते हैं कि ठीक है भैया पैसा बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो जिनको हम पर भरोसा हो गया है, जो हमें उधार में माल दे रहे हैं, इसका मतलब जिन लोगों से हम लोग उधार में माल खरीद करके ला रहे हैं उन लोगों को हम अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो जिनसे हम लोग उधार में माल खरीदे, जिनको फ्यूचर में हमें पैसा लौटाना है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। उसी तरीके से अब हमारे जो कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर तो ऐसे जैसे आज पहली बार मेरे दुकान में कोई आया कस्टमर, बोला भैया एक पैकेट बिस्किट देना, तो और बोलेगा भैया आपको पैसा कल दे देंगे, तो हम अलाउ करेंगे क्या, भैया तुमको तो हम जानते ही नहीं तुम कौन हो। लेकिन मान लीजिए जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में मेरा दुकान है, उसी मोहल्ले में बहुत सारे कस्टमर होंगे जिनसे मेरा क्या होगा, जान पहचान होगा। उसमें कभी कोई पर्सन आया, बोला भैया माल दीजिए ना, पैसा आपको कल दे देंगे, बोले ठीक है भैया तुमको तो जान पहचान है, कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा भी है, तुमको पैसा आ जाएगा। तो बहुत सारे कस्टमर है, कुछ कस्टमर से तो हम लोग ट्रांजेक्शन किस बेसिस पर कर रहे होंगे, कैश। बट कुछ जो अच्छे कस्टमर है जिनसे हमारा जान पहचान हो गया होगा, उनको कभी कभी हम लोग क्या अलाउ कर देते होंगे, क्रेडिट भी अलाउ कर देते होंगे। तो जिनको हम लोग उधार में माल बेचे हैं, जिनसे हम लोग फ्यूचर में पैसा लेंगे, वैसे कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। तो बस ये याद रखना है, वो कस्टमर, वो पर्सन जिनको हम उधार में माल दिए हैं, जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है, वो लोग होंगे डेटर। और वो लोग जिनसे हम उधार में माल खरीद करके लाए हैं, जिनको हमको पैसा लौटाना है, वो हो गए क्रेडिटर। ठीक है, बताओ, डेटर से पैसा लेना है और क्रेडिटर को पैसा देना है। तो एक होते हैं एसेट और एक बनते हैं लायबिलिटी। जिनको पैसा चुकाना होता है वो लोग होते हैं लायबिलिटी, और डेटर तो अपना प्रॉपर्टी, इनसे तो उनको पैसा मिलेगा, फायदा होगा, पैसा मिलेगा। तो डेटर को हम लोग अपना क्या मानते हैं, एसेट। तो डेटर आगे चल करके किस हेड में जाने वाले हैं, एसेट, और क्रेडिटर किस हेड में जाएंगे, लायबिलिटी। ठीक है, पढ़ो डेटर। डेटर इज अ पर्सन या कोई भी एंटिटी। पर्सन मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी तो हो सकता है। हम किसी पर्सन को भी माल उधार में बेच सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी तो उधार में माल दे सकते हैं। जैसे मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, हम किसी स्कूल में भी तो स्टेशनरी सप्लाई कर सकते हैं, तो किसी पर्सन को भी दे सकते हैं, किसी एंटिटी को भी दे सकते हैं। डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी टू हुम गुड्स आर सोल्ड एंड, और या हो सकता है सर्विस दे रहे होंगे, तो सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। या तो गुड्स उधार में बेचे होंगे या तो सर्विस उधार में दिए होंगे, तो उनसे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है। ठीक है, अच्छा, क्या सारे लोग ईमानदार निकलेंगे? अगर तुम रिस्क लिए हो, किसी पर भरोसा करके किसी को तुम उधार में माल दिए हो, बट वो पर्सन अगर फ्यूचर में तुम्हारा पैसा नहीं लौटाता है, तो जितना पैसा डूब जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। इसलिए इसको हम इसी के नीचे डाल दिया, डेटर से रिलेटेड है, किससे, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट इज द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। वो पैसा जो हम लोग अपने डेटर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? इट मे बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? अगर वो पर्सन का खुद का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाए, मतलब वो बैंकरप्ट हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, मतलब दिवालिया मतलब वो उसका कर्जा उसके संपत्ति से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो क्या वो सबका पैसा चुका पाएगा? नहीं, तो मेरा पैसा डूबेगा। तो अगर कोई पर्सन का दिवालिया निकल जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पैसा डूब जाता है। सो इट मे बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ। अगर कोई आदमी ही मर गया तो कहाँ से पैसा मिलेगा? अब उसको पैसा लेने के लिए तुमको भी ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और डेथ ऑफ डेटर, इट इज लॉस टू द बिजनेस। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड क्लियर है। डेटर कौन? जिनको हम लोग उधार में माल, जैसे होता नहीं कभी कभी दुकान में कोई कस्टमर आ रहा हो तो उसको देख के टेंशन हो जाता है, ये उधार में माल लेगा, मतलब आएगा उधार में माल लेकर के जाएगा, तो वो सब कौन होते हैं? डेटर, है ना। और क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे हम लोगों को उधार में माल मिल जाता है। ठीक है, क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल, जिसको हमको पैसा देना है। क्यों? अगेंस्ट
परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उनसे या तो हम लोग कोई गुड्स उधार में लिए होंगे या उनसे कोई सर्विस उधार में लिए होंगे, तो हमको उनको पैसा देना है। तो सो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर आगे चल के क्या बनेगा, लाइबिलिटी, और डेबिटर क्या बनेगा, एसेट। यहां तक क्लियर है? बोलो गुड्स का मतलब आइटम इन विच बिजनेस डील्स, उसको बोलते हैं गुड्स। डेटर पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स या रेंडर सर्विसेज ऑन क्रेडिट। पर्सन फ्रॉम हुम, क्रेडिटर का मतलब पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव परचेज गुड्स या सर्विस ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है लाइबिलिटी। खैर तो पता ही है लाइबिलिटी, इतना देर से डिस्कशन हो ही रहा है। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, मीन्स बिजनेस को जो पैसा रिटर्न करना है किसको, या तो ऑनर को या तो किसी बाहर वाले को, वो सब पैसा हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। यानी खुद का पैसा नहीं है, बाहर वालों का पैसा है। तो जो पैसा एक बिजनेस को चुकाना है किसको, या तो ऑनर को या तो बाहर वालों को, वो सब हमारे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। तो जो पैसा ऑनर को रिटर्न करना है उसको इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। उसका एक ही एग्जांपल है कैपिटल। और बाकी जो पैसा आउटसाइडर को रिटर्न करना है वो तो बहुत सारा हो सकता है, बैंक से लोन लिए है वो हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पैसा जो हमें ऑनर को रिटर्न करना होता है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, एंड वो पैसा जो बाहर वालों को रिटर्न करना है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। पढ़ो, लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल बाय द इंटरप्राइज, मतलब हमारा बिजनेस किसको, टू द आउटसाइडर और प्रोपराइटर, या तो बाहर वालों को चुकाना होगा पैसा या तो प्रोपराइटर को देना होगा। लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर या प्रोपराइटर कह लो इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एग्जांपल लाइबिलिटी का, क्रिएटर इज अ लाइबिलिटी। वाई? बिकॉज क्रिएटर वो पर्सन है जिनसे हम लोग उधार में गुड्स खरीद करके लाए हैं या कोई सर्विस ली है, तो उसको पैसा हमको चुकाना होगा। सो क्रिएटर इज अ लाइबिलिटी। अच्छा, क्रिएटर कैसा लाइबिलिटी, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इंटरनल में तो एक ही एग्जांपल है कैपिटल, इंटरनल में तो एक ही एग्जांपल है कैपिटल, बाकी जितने भी लाइबिलिटी का नाम सुनोगे वो सब क्या है, एक्सटर्नल। और एग्जांपल, बैंक से लोन लिए, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में हमको बैंक लोन का पेमेंट करना होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब सैलरी का पेमेंट किए नहीं हो, करना बाकी है। जैसे एक महीना हो गया है तो एम्प्लॉय को सैलरी दे देना चाहिए था, बट अभी तक दिए नहीं है, तो वो रोज तुमसे तगादा कर रहा है, मतलब मांग रहा है कि सर पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, मीन्स सैलरी का पेमेंट करना बाकी है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, रेंट का पेमेंट करना बाकी है, यानी कुछ सर्विस तो तुम ले लिए बट उसका पैसा अभी तक पेमेंट नहीं किए, तो वो तुम्हारे ऊपर क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, या कोई भी पेमेंट जो देना बाकी जाए, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब ये जो लाइबिलिटी हम लोग पढ़े, लिखो तो कॉपी में लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब अमाउंट पेबल बाय द, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, मीन्स अमाउंट पे करना होगा बिजनेस को, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर को और ऑनर को। ठीक है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर या ऑनर। तो अब इसी को फिर यहां पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इंटरनल एंड नेक्स्ट एक्सटर्नल। अच्छा, ये लिख रहे ताकि याद हो तुम लोग को, लिखा हुआ तो था ही नोट्स में, याद करने के लिए लिख रहे हैं ना। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर और ऑनर। तो अभी यही दो कैटेगरी में बटेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगा, अमाउंट पेबल टू, हाँ अमाउंट पेबल टू ऑनर, अमाउंट पेबल टू ऑनर, और इसमें अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स। अच्छा, ये सब चैप्टर से ना एग्जाम में जब थ्योरी क्वेश्चन जो आता है
तो यही सब मेन वर्ड है जिसको तुमको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछेगा कि लाइबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करो, लाइबिलिटी क्या होता है, उसका क्या टाइप होता है, तो पूरा समझा देना। लाइबिलिटी क्या होता है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू ओनर या आउटसाइडर। लाइबिलिटी को पहले 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बट एक्चुअली में ये मेन 2 टाइप नहीं है, मेन 2 टाइप अब चालू होगा। इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी को एक्चुअली 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। तो 2 टाइप का मतलब ये मत समझ लेना कि ये 2 टाइप को लिख देंगे तो नंबर मिलेगा, नहीं नहीं, ये तो एक ही में कवर हो गया, समझो इसका कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी इंटरनल एक्सटर्नल, मेन इसको समझाना होता है कि जो लाइबिलिटी होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये क्या करंट और नॉन करंट, यानी टाइम के हिसाब से सोचो, पैसा कब देना है, पैसा तो देना है बट कब देना है, पैसा कब देना है, विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स के अंदर में पैसा देंगे तो करंट, 1 साल के बाद मतलब 12 मंथ के बाद चुकाना तो नॉन करंट। विद इन, पेमेंट कब करना है, विद इन 1 ईयर, एंड ये आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, एक्सप्लेन लाइबिलिटी। अब देखो 3 नंबर का आएगा तो पूरा लिखना, 1 नंबर का पूछेगा तो फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख सकते हो, बढ़िया क्या। अच्छा, करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये विद इन 1 ईयर और ये आफ्टर 1 ईयर कब चेक करते हैं, ये विद इन 1 ईयर और आफ्टर ईयर चेक करते हैं जब हम लोग अपने बिजनेस का बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब जब हमारा साल खत्म होता है, यहाँ पर हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी में हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो अब मान लीजिए लाइबिलिटी तो है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हम कुछ लाइबिलिटी लिए जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो पेमेंट करना है फ्यूचर में। अच्छा, अगर हम कोई लोन लिए और उसका पेमेंट भी कर दिए तब तो वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोई लोन लिए हुए हैं बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हमारे लाइबिलिटी में शो होगा। अब लाइबिलिटी में किस हेड में शो होगा, एक होता है नॉन करंट वाला हेड, एक होता है करंट वाला हेड। तो अब चेक करो, यहां से चेक करना है, जिस दिन लोन लिए थे वहां से नहीं चेक करना है, यहां से चेक करना है कि आने वाले 12 मंथ के अंदर में अब दे देंगे तो करंट लाइबिलिटी वाले में हेड में लिख लो, लेकिन तुमको लगता है नहीं आने वाले साल में तो नहीं देंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, तब किस में लिखना है, नॉन करंट। तो यानी ये 12 मंथ को जो चेकिंग करना है, जिस दिन लोन लिए उस दिन से नहीं, जब क्या बना रहे हो, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वहां से देखना है कि नेक्स्ट पीरियड के अंदर में दे देंगे तो करंट लाइबिलिटी, बट उसके बाद चुकाएंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये लिखा हुआ है नोट्स में, सब पढ़ो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। अच्छा, तो तुम बोलोगे सर इसको नहीं 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ये इंटरनल लाइबिलिटी को फिर 2 पार्ट में नहीं तोड़ेंगे, नहीं, क्योंकि जो कैपिटल होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो बिजनेस में लगाया जाता है वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और जब बिजनेस बंद होगा तब पैसा रिटर्न करना है, तो ये जल्दी पैसा वापस करना नहीं है। लेकिन बाकी बाहर वालों को जो पैसा वापस करना हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को जल्दी पैसा देना है, कुछ लोगों को बाद में पैसा देना है, बट कैपिटल में वैसा नहीं है। कैपिटल तो एट द एंड, जब बिजनेस बंद होगा तब पैसा किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। तो कैपिटल इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, कैपिटल इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पर जो कैपिटल बोलते हैं ना अकाउंट्स में, कैपिटल का मतलब पूंजी, एक्चुअली में कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म होता है। एक्चुअली में बहुत बार ये कैपिटल वर्ड यूज करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्चुअली में कैपिटल वर्ड डिनोट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी काम जो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो कैपिटल लगाया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में नहीं तोड़ना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। किसको तोड़ना होता है, जो पैसा किसको चुकाना है, बाहर वालों को चुकाना, उसमें देखा जाता है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। बोलो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? दोज लाइबिलिटीज सिंपल विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, सिंपल पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द, कब से चेक करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब साल खत्म होता है या फ्रॉम जिस दिन बैलेंस शीट बनाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसको मतलब आफ्टर 12 मंथ्स पैसा देना हो सकता है। जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब लंबे समय के लिए लोन लिए तो उसको तो फिर बाद में चुकाएंगे। एक और एग्जांपल हो सकता है डिबेंचर्स। हम यहाँ से उसको डिलीट इसलिए कर दिया ना क्योंकि एक्चुअली फिर लिखा हुआ रहता तो तुम लोग सोचते क्या है। एक्चुअली डिबेंचर भी एक तरह का लोन है। जब कंपनी को पैसा लेना होता है मार्केट में पब्लिक से, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से जो लोन लेती है उसके बदले उसको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। उसी सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। तो जनरली डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया जाता है। तो तुम दो लिख देना, लॉन्ग टर्म लोन और एक डिबेंचर्स। दो लाइबिलिटी पूछेगा, मतलब दो एग्जांपल पूछेगा नॉन करंट लाइबिलिटी का, तो ये दोनों लिख देना, क्या, लॉन्ग टर्म लोन और दूसरा डिबेंचर्स। करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल कब, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कहां से चेक करेंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स। अब बताओ, जिनसे तुम उधार में माल खरीदे हो, क्या वो तुमको बहुत लंबे समय का उधार देते होंगे क्या? नहीं, वो तो मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन बहुत है, तो उनको तो विद इन 1 ईयर ही पेमेंट करना होता है। बैंक, और दूसरा क्या, एम्प्लॉय को चलो इस महीने का पैसा नहीं दिए तो कब दोगे भैया, उसको तो देना ही है हर हालत में। तुम कितना दिन उसका सैलरी रोक लोगे? तो सैलरी का पेमेंट हो गया, रेंट का पेमेंट हो गया, बिजली बिल का पेमेंट हो गया, क्या ये बहुत लंबे समय की बात करोगे? नहीं, इसको तो जितना जल्दी से जल्दी करना होगा। तो ये सब वो लाइबिलिटी है जिसको बहुत जल्दी पेमेंट करना होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका बैंक में करंट अकाउंट खुलता है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए। उस करंट अकाउंट में उसको एक फैसिलिटी मिलता है ओवरड्राफ्ट लिमिट का। इसमें क्या होता है कि अगर उस बिजनेसमैन के करंट अकाउंट में लेट सपोज करो 1 लाख रुपया, बट उसको किसी पार्टी को 1.5 लाख रुपये का पेमेंट करना है, तो वो पॉसिबल है जितना उसको लिमिट दिया गया है। यानी 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पेमेंट कितना की है, 1.5 लाख। इसका मतलब तुम्हारा अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब बैंक वाला फोन करेगा, भैया आपका अकाउंट नेगेटिव में, पैसा दीजिए। इसका मतलब तुम्हारे को अब पैसा चुकाना है किसको, बैंक को। जैसे बैंक में तुम्हारा 1 लाख रुपया, वो तो तुम्हारा एसेट है, बट तुम तो 1 लाख से ज्यादा पेमेंट कितना कर दिए, 1.5 लाख, तो अकाउंट किस में चला गया, नेगेटिव। तब तो तुम्हारा उधार हो गया ना, तुमको पैसा देना है किसको, बैंक को। तो जब तुम्हारा बैंक बैलेंस नेगेटिव हो जाता है करंट अकाउंट का, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक का रोज फोन आ रहा है कि भैया पैसा जमा कीजिए, ठीक है। तो याद कर लो फटाफट एग्जांपल। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का कुछ एग्जांपल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म लोन्स और एक हाँ डिबेंचर्स, ठीक है। चलो बोलो फटाफट से लायबिलिटी को पूरा इंग्लिश में बोलो, पूरा एक्सप्लेन करना। 3 नंबर का क्वेश्चन, लायबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स और ओनर या प्रोप्राइटर इज नोन एज लायबिलिटी, ठीक है। सो द अमाउंट विच इज पेबल टू ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी एंड द अमाउंट विच इज पेबल टू आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब यहां से बोलना है, नाउ द एक्सटर्नल लायबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज करेंट एंड नॉन करंट। इंटरनल एक्सटर्नल के लिए क्लासिफाई करने का जरूरत नहीं, वो तो उसी स्टेटमेंट में निकल गया एक ही लाइन में। एक्सटर्नल के लिए बोलना है करंट और नॉन करंट। तो पहले नॉन करंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ accounting period is known as non-current liability or long-term liabilities. Example, long-term loans, debentures. Now current liabilities, those liabilities which are payable within a period of 1 year from the end of accounting period is known as current liabilities or short-term liability. Example, creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एटसेट्रा, ठीक है। एक बार दोबारा से बोलो, याद ही करना, बोलो। Liability means amount payable by the business to outsiders or owner is known as liability. इसमें फर्दर क्लासिफाई अभी नहीं बोलना, अभी उसी को कंटिन्यू कर दो। द अमाउंट विच पेबल टू ऑनर इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी एंड द अमाउंट विच इज पेबल टू आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ द एक्सटर्नल लायबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। एंड करंट में दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। खत्म। चलो गुड्स का डेफिनेशन याद करो, बोलो। गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील। सिंपल काफी है। गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील। एग्जाम में बोलेगा इसका एग्जांपल लिखो, तो ऐसे लिख देना। फॉर अ फर्नीचर डीलर, चेयर, टेबल, सोफा इज अ गुड्स। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इज अ गुड्स। फॉर ए स्टेशनरी शॉप, पेन, नोटबुक, फाइल इज अ
गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिनेशन ऑफ डेटर, पर्सन और एंटिटी टू हुम एंटिटी हैज सोल्ड गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, मतलब वो पर्सन या एंटिटी जिसको हम लोग उधार में गुड्स या सर्विस दी है, ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम हुम वी हैव परचेज्ड गुड्स और टेकन सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। व्हाट इज बैड डेप्ट, जो पैसा डूब गया, जो रिकवर नहीं होगा। द अमाउंट विच बिकम्स इनरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ द पर्सन, या तो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या तो उसका डेथ हो गया, सो इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। डिफाइन ड्रॉइंग्स, मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the proprietor for his personal use is called drawings and drawings will reduce the capital of the business। खैर ये सब बात तो सपोर्टिंग में एक्स्ट्रा है, मतलब मेन तो ड्राइंग्स का डिफिनेशन खत्म हो गया। डिफाइन कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। डिफिनेशन बस इतना ही है, ठीक है। बाकी और लिखना चाहो, भरना चाहो तो कैपिटल विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल एंड डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ नेट लॉस एंड ड्राइंग्स, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। कैपिटल का फॉर्मूला एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। खैर ये फॉर्मूला अभी मत याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में देख लेंगे। फिर इसका डिफिनेशन बोलो इसका, और क्या बचा, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये चारों वर्ड्स किसके लिए यूज करोगे डायरी में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, गुड्स का रिटर्न होना, इसी के लिए चारों वर्ड यूज किया जाएगा, बाकी आइटम के लिए नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक दुकान में जितने भी सामान रखे हुए होते हैं उसको तीन एंगल से देखते हैं, बेचने के वाला गुड्स, बाकी यूज करने वाला लंबी रेस का घोड़ा एसेट, कम समय में दम तोड़ देगा एक्सपेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग का आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कहाँ, पॉइंट नंबर 15, कितना 15 ना, वैसे टोटल 30 आइटम्स ही है, टोटल 30, आधा तो आज ही खत्म हो गया 15 आइटम तक, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना और इतना नोट्स कॉपी में लिख लेना।